दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है SST मोटिवेशन चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बहुत ही अच्छी, एक बहुत ही दिल को छू जाने वाली कहानी को लेकर आया हूँ। आज की कहानी को आप लोगों को ईयरफोन या फिर हेडफोन लगा के सुनाना है। मैं दावा करता हूँ इस बात का कि यदि आप लोगों ने इस वीडियो को ईयरफोन या फिर हेडफोन लगाकर सुन लिया तो ये कहानी आपके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट लेकर आ सकती है। तो इस कहानी को ज़रूर सुनिएगा। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में घंटी है उस पर टच करके ऑल नोटिफिकेशन को टच ज़रूर कीजिएगा। इससे ये होगा कि मैं अपने चैनल पर कोई भी वीडियो डालूंगा वो आपके पास में सबसे पहले पहुंच पाएगी। चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। अमन सुबह उठा, उसे ऑफिस जाने में देरी हो रही थी। जल्दी से तैयार हुआ। उसने देखा सुप्रिया जो उसकी पत्नी है घर के कामों में ही लगी हुई है। उसके पास जरा सा भी समय नहीं कि आकर उसके पास बैठ जाए। खैर उसे भी जल्दी थी तो ऑफिस चला गया। अमन शाम को ऑफिस से घर पहुंचा। घंटी बजाई तो सुप्रिया ने दरवाज़ा खोल दिया। सुप्रिया पर नज़र पड़ते ही उसका मन खिन्नता से भर गया और फिर सीधे बेडरूम में चला गया। कपड़े बदलकर वह बाथरूम में फ्रेश होकर निकला। तब तक सुप्रिया कमरे में आ गई थी। ये चाय नाश्ता रख दिया मैंने, धीरे से सुप्रिया ने कहा। पता नहीं अमन और भी चिढ़ गया। अपनी स्लीपर घसीटता हुआ डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गया। बच्चे भी आ गए। सब खाते पीते बातें करने लगे। बच्चों के साथ बात करके अमन का मूड कुछ ठीक हो गया। अभी वे बातें कर ही रहे थे कि सुप्रिया फिर उठ गई और जूठे बर्तन समेटने लगी और रसोई में रखने लगी। अमन ने सुप्रिया पर नज़र दौड़ाई। उसका फैला बेडोल शरीर, बड़ा पेट, कमर में खोसा साड़ी का पल्ला, बिखरे बालों को ठूस कर बनाया जूड़ा, बेजान होता चेहरा, उसका बच्चों के साथ बातें करके उसका ठीक होता मूड फिर उखड़ गया। सुप्रिया डाइनिंग टेबल साफ कर रसोई में चली गई। उसके बर्तनों की आवाज़ ने अपना बेसुरा संगीत शुरू कर दिया था। अमन ने झुंझला कर अखबार उठाया और उठकर बाहर बरामदे में चला गया। थोड़ी देर सुबह के पड़े बासी अखबार को दोबारा पढ़ता रहा और फिर शाम का अंधेरा छाने लगा तो दिखाई देना कम हो गया। उसने लाइट नहीं जलाई। उसका अंदर जाने का मन नहीं किया तो वहीं कुर्सी पर पीछे से टिकाकर यादों में खो गया। कैसे सुप्रिया को कभी अमन ने लड़कियों की भीड़ में पसंद किया, घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर अपनाया था उसने। उसके जेहन में वह दुबली पतली बड़ी बड़ी आंखों वाली सलोनी सी सुप्रिया की छवि तैर गई। मामा की बेटी की शादी में कानपुर गया अमन। जब लौटा तो अकेला नहीं आया। सुप्रिया का वजूद भी उसके जेहन से लिपटा साथ आ गया। बारातियों से हंसी ठिठोली करती दुल्हन की सहेलियों के बीच उसकी नज़र गोरी लंबी छरहरी सुप्रिया पर अटक सी गई। सुप्रिया के गुलाबी गाल, उसकी बड़ी बड़ी आंखों की झील सी गहराई, रसीले होठों की चमक भुलाए ना भूली। जब भी आंखें बंद करता हंसती मुस्कुराती सुप्रिया उसकी आंखों में उतर जाती। अमन इंजीनियर था, बहुत अच्छी नौकरी में था। उसके पिता रिटायर्ड अध्यापक थे। बहुत अच्छे अच्छे घरों से शादी के प्रस्ताव उसके पिता के पास उसके लिए आए हुए थे। उन सब पर घर में सलाह मशवरा चल रहा था। वह खुद भी बहुत खूबसूरत था। इंजीनियरिंग कॉलेज में कई लड़कियां उस पर जान छिड़कती थी पर वह किसी की गिरफ्त में नहीं आया। गीतिका से तो उसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। वह उसे केवल एक दोस्त मानता था। गीतिका ने उसे कई तरह से जताया कि वह उससे शादी करना चाहती है पर साधारण शक्ल सूरत की गीतिका उसे शादी के लिए पसंद नहीं आई। मगर सुप्रिया अपना जादू चला चुकी थी। घर में आए सारे विवाह प्रस्तावों को नकार कर जब उसने माँ के सामने अपनी बात रखी तो माँ ने मामा को फ़ोन करके सारी बात बताई। फिर उन्होंने सुप्रिया के बारे में सब पता लगाया। सुप्रिया बीकॉम पास एक सामान्य घर की लड़की थी, दूसरी जाति की भी थी। इसलिए माता पिता ने अमन को बहुत समझाया कि सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती। लड़की किसी भी तरह उसके योग्य नहीं है।
आजकल के हिसाब से उसे ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं कहा जा सकता। बीकॉम पास तो है और कौन सा मुझे उसके नौकरी करवानी है, अमन ने कहा। पर बात नौकरी की नहीं है बेटा, घर का रहन सहन ये सब भी मायने रखते हैं। इन सब बातों का असर इंसान के विचारों पर पड़ता है। आज समय बहुत बदल गया है। कुछ समय बाद तुझे खुद यह बात महसूस होने लगेगी। बीकॉम तो हमारी कामवाली की बेटी भी कर रही है, तो क्या तू उससे शादी कर सकता है? पिता का ऐसा कहना अमन को खल गया। काम करने वाली की बेटी की तुलना उसके प्यार से करने से उसका दिल टूट गया। फिर चिढ़कर बोला, बाकी बातें तो सीखने की हैं, सिखाई जा सकती हैं, पर जो चीज कुदरत देती है वह पैदा नहीं की जा सकती। मेरे साथ रहेगी तो वो सब सीख जाएगी। अपनी दलीलों से अमन ने माता पिता को चुप कर दिया था। आखिर माता पिता मान गए। सुप्रिया उसके जीवन में क्या आई, वह उसके रूप, सौंदर्य व भोली भाली बातों में पूरी तरह डूब गया। सुप्रिया जितनी सुंदर थी, उसका स्वभाव भी उतना ही अच्छा था। उसका सास ससुर ने उसे खुले मन से स्वीकार कर लिया। वे उसे बहुत प्यार करते थे। प्यार तो अमन भी उसे दीवानों की तरह करता था। सुप्रिया से उसका दीवाना था। वो जैसे ही ऑफिस छोड़ता वैसे ही सीधे घर की दौड़ लगाता। लेकिन घर आकर देखता सुप्रिया रसोई में उलझी हुई, कभी ससुर जी के लिए दलिया बना रही होती है, कभी सास के लिए घुटनों का तेल गरम कर रही होती है, कभी गर्म पानी की थैली भर रही होती है, कभी सब्जी काट रही होती है, तो कभी उसके लिए बढ़िया नाश्ता बनाने में व्यस्त होती है। ये सब छोड़ो ना सुप्रिया, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए। ये कहते हुए अमन गैस बंद कर देता। माँ पापा का काम तुम पहले निपटा लिया करो, जब मैं आऊं तो सिर्फ मेरे पास रहा करो। अमन उसे अपनी बाहों में कसने की कोशिश करता। सुप्रिया कसमसा जाती। क्या करते हो, माँ या बाबूजी आ जाएंगे, कहकर वह जबरन खुद को छुड़ा लेती। तो फिर कमरे में चलो ना, मेरे पास बैठो अमन, शरारत करते हुए कहता। अरे कैसे चल दूं, शाम का खाना बनाने में देरी हो जाएगी। बदले वह उसे चाय का कप थमा देती। देखो मैंने आपके लिए पकौड़े बनाए हैं, इन्हें खाकर बताओ कैसे बने हैं। वह कुड़कर कहता, हमारी नई नई शादी हुई है सुप्रिया, तुम समझती क्यों नहीं, थोड़ा रोमांटिक बनो, घर के काम तो होते रहेंगे। और वह उसे फिर पास खींचकर प्यार करने का प्रयास करता। सुप्रिया उसे परे चिटक जाती। अपने मचलते अरमानों को काबू कर अमन पैर पटकता रसोई से बाहर निकल जाता। उसका बहुत मन करता कि सुप्रिया सब काम उसके आने से पहले निपटा कर अच्छी तरह सज धज कर उसका इंतज़ार करे और उसके आने के बाद उसके पास बैठे, उसके साथ घूमने चले, फिल्म देखने चले, बाहर खाना खाने चले, आइसक्रीम खाने चले। मगर शायद सुप्रिया की ज़िंदगी में इन सब बातों की प्राथमिकता नहीं थी। उसने अपनी माँ को भी ऐसे ही काम में उलझा देखा था और यही सोचती थी कि काम करने से ही सब खुश होते हैं। यहाँ तक कि पति भी, पति पत्नी के बीच इसके अलावा दूसरी बातें भी हैं जो इससे भी ज़रूरी हैं। पति पत्नी के रिश्तों के लिए यह वह नहीं समझती थी। यहाँ तक कि अखबार पढ़ना, टीवी पर खबरें सुनना, इन सब बातों से भी उसका कोई मतलब नहीं रहता था। अब उसके लिए घर और घर का काम, सास ससुर की सेवा, पति की देखभाल, बस यही सब कुछ था। अमन का मन करता उसकी नई नवेली पत्नी उससे कभी रूठे और वह कभी उसे मनाए, मीठी छेड़छाड़ करे। पर धीरे धीरे उसे लगने लगा कि इस माटी की खूबसूरत गुड़िया से ऐसी बातों की उम्मीद करना बेकार है। समय बीत गया, उनके 2 बच्चे भी हो गए। अब तो सुप्रिया और भी ज़्यादा व्यस्त हो गई। उसके पास पल भर की भी फुर्सत नहीं रहती। वह कई बार कहता, सुप्रिया खाना बनाने के लिए कोई रख लो, कामवाली रख लो, तुम बस अपनी देख रेख में बनवा लिया करो। काम में इतनी उलझी रहती हो, मेरे लिए तो तुम्हारे पास कभी समय नहीं रहता। कब समय नहीं रहता आपके लिए, सुप्रिया हैरानी से कहती। कौन सा काम नहीं करती हूँ आपका मैं? सुप्रिया काम ही तो सब कुछ नहीं होता, तुम समझती क्यों नहीं? हमारी यह उम्र लौट कर नहीं आएगी। बहुत सी ज़रूरतें होती हैं तन मन की, पर इन्हें तुम समझना नहीं चाहती हो। सुप्रिया अमन की सारी ज़रूरतों को समझती,
पर उसके मन को नहीं समझती। वह अच्छी बहू थी, अच्छी माँ थी, अच्छी पत्नी थी, पर अच्छी साथी नहीं थी। और एक साथी की कमी अमन को हमेशा अकेलेपन, एक अजीब तरह की तृष्णा व भटकन से भर देती। अमन का मन करता उसके दोस्तों की पत्नियों की तरह सुप्रिया भी तरह तरह की ड्रेसेस पहने जो सालीन पर फैशनेबल हो। कम से कम चूड़ीदार सूट, अनारकली सूट, ये तो वह पहन ही सकती है। वो यही सोचकर वह एक दिन उसे किसी तरह बाजार ले गया, लेकिन सुप्रिया कोई भी ड्रेस, यहाँ तक कि सूट खरीदने को भी तैयार नहीं हुई। अरे ये सब मैं नहीं पहन सकती, माँ पापा क्या बोलेंगे, मेरे सभी दोस्तों की पत्नियाँ पहनती हैं सुप्रिया। अच्छा ये अनारकली सूट ले लो, तुम पर खूब जचेगा। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, आजकल तो 35 साल की औरतें भी ये सब पहनती हैं। जो पहनती हैं उन्हें पहनने दो, पर मैं नहीं पहन सकती। उनके सास ससुर के उनके साथ नहीं रहते होंगे, माँ पापा क्या कहेंगे। सुप्रिया यही रट लगाए बैठी। सुप्रिया मैं जानता हूँ अपने मम्मी पापा को, वे पुराने विचारों के नहीं हैं। मैंने हर तरह का माहौल देखा है और वे अध्यापक की पत्नी हैं। वे तुम्हें ये सब पहने देखकर खुश ही होंगे। दूसरे दिन अमन ऑफिस पहुंचा। उसके एक सहकर्मी का तबादला हुआ था, मगर सुप्रिया ने अमन का प्रस्ताव सिरे से नकार दिया। जब सुप्रिया अनारकली सूट जैसी सालीन ड्रेस पहनने को तैयार नहीं हुई तो जीन्स टॉप क्या पहनेगी। पापा सही कहते थे, घर का रहन सहन, शिक्षा दीक्षा, इन सब का असर इंसान की पर्सनैलिटी और विचारों पर पड़ता है। पत्नी को तरह तरह से सजाने संवारने का अमन का शौक धीरे धीरे दम तोड़ गया। अमन नौकरी में ऊंचे पदों पर पहुंचता गया, बच्चे बड़े होते गए और माता पिता वृद्ध हो गए और फिर एक दिन दुनिया से चले गए। सुप्रिया की जैसे जैसे उम्र बढ़ना शुरू हुई तो खुद से बेपरवाह उसका शरीर भी फैलना शुरू हो गया। चेहरे की रौनक जो उम्र की देन थी बिना देखभाल के बेजान होने लगी। उसके लंबे लहराते बाल उम्र के साथ पतली पूंछ जैसे रह गए। वह उन्हें लपेटकर कसकर जोड़ा बना लेती, जो उसके मोटे चेहरे को और भी अनाकर्षक बना देता। अमन कहता, सुप्रिया मैं तुम में 22-23 साल की लड़की नहीं ढूंढता, पर चाहता हूँ कि तुम अपनी उम्र के अनुसार तो खुद को संवार कर रखा करो। 43 की उम्र ज़्यादा नहीं होती है, मगर सुप्रिया पर कोई असर नहीं पड़ता। वो धीरे धीरे अमन ने बोलना ही छोड़ दिया। वह खुद 47 की उम्र में अभी भी 36 से अधिक नहीं लगता था। अपने मोटापे, पहनावे और रहन सहन की वजह से सुप्रिया उम्र में उससे बड़ी लगने लगी थी। अब अमन का उसे साथ कहीं ले जाना का भी मन नहीं करता। ऐसा नहीं था कि वह दूसरी औरतों की तरफ आकर्षित होता था, पर तुलना स्वाभाविक रूप से हो ही जाती थी। आप अभी तक यहाँ बैठे हो, लाइट भी नहीं जलाई। सुप्रिया लाइट जलाते हुए बोली, चलो खाना खा लो। खाना खाकर अमन सो गया। आज पुरानी बातें याद करके उसके मन की खिन्नता और बढ़ गई थी। सुप्रिया के प्रति जो अजीब सा नफरत का भाव उसके मन में भर गया था, वह और भी बढ़ गया। दूसरे दिन अमन ऑफिस पहुंचा। उसके एक सहकर्मी का तबादला हुआ था। उसकी जगह कोई महिला आज ज्वाइन करने वाली थी। अमन अपने कैबिन में पहुंचा तो चपरासी ने आकर उसे कहा, साहब आपको बुला रहे हैं। अमन बॉस के कमरे की तरफ चल दिया। इजाज़त लेकर अंदर गया तो उसके बॉस बोले, अमन ये गीतिका दुबे है, उमेश की जगह इन्होंने ज्वाइन किया है, तुम इन्हें इनका काम समझा दो। अमन ने पलट कर देखा तो खुशी से बोला, अरे गीतिका तुम यहाँ? अमन तुम यहाँ? गीतिका सीट से उठ खड़ी हुई। आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? जी हाँ, हम दोनों ने साथ ही इंजीनियरिंग की थी। फिर तो और भी अच्छा है गीतिका, अमन आपकी मदद कर देंगे। जी सर कहकर दोनों बॉस के कमरे से बाहर आ गए। गीतिका को उसका काम समझाकर लंच ब्रेक में मिलने की बात कहकर अमन अपने काम में उलझ गया। लंच ब्रेक में गीतिका उसके कैबिन में आ गई। बोली, लंच ब्रेक हो गया, तुम अभी भी लैपटॉप पर नजरें गड़ाए बैठे हो, चलो। ओह गीतिका, वह गर्दन उठाकर बोला, फिर घड़ी देखी, पता ही नहीं चला, चलो कैंटीन चलते हैं। क्यों, तुम्हारी पत्नी ने जो लंच दिया है उसे नहीं खिलाओगे? तुम वही खाना है तो उसे खा लो, कह अमन टिफिन खोलने लगा। खाने की खुशबू चारों तरफ बिखर गई।
दोनों खाते खाते पुरानी बातों पुरानी यादों में खो गए। अमन देख रहा था गीतिका में उम्र के साथ साथ और भी आत्मविश्वास आ गया था। साधारण सुंदरता होते हुए भी उसने अपने व्यक्तित्व को ऐसा निखारा था कि अपनी उम्र से 10 साल कम की दिखाई दे रही थी। वो अमन ने छेड़ते हुए बोला, क्या बात है, तुम्हारे पति तुम्हारा बहुत ध्यान रखते हैं, उम्र को 7 तालों में बंद कर रखा है। हाँ, वह हंसते हुए बोली, जब उम्र थी तब तुमने देखा नहीं और तुम अब ध्यान दे रहे हो। ओह गीतिका, तुम भी कहाँ की बात कहाँ ले बैठी, ये सब संयोग की बातें हैं। उसका व्यंग समझकर अमन ने कहा, अच्छा छोड़ो इन बातों को और मुझे घर कब बुला रहे हो? तुम्हारी पत्नी से मिलने का बहुत मन है, जरा मैं भी तो देखूं वह कैसी है, जिसके लिए तुमने कॉलेज में कई लड़कियों के दिल तोड़े थे। अमन चुप हो गया। थोड़ी देर अपने कारणों से दोनों चुप रहे। फिर गीतिका ही चुप्पी तोड़ते हुई बोली, लगता है कि घर नहीं बुलाना चाहते हो। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, जिस दिन भी फुर्सत हो फोन कर देना, उस दिन का डिनर घर पर साथ करेंगे। ठीक है। फिर अगले काफ़ी दिनों तक गीतिका बहुत व्यस्त रही। नया काम संभाला था। जब फुर्सत मिली तो एक रविवार को फ़ोन कर दिया और बोली, आज शाम को आ रही हूँ तुम्हारे घर, कहीं जा तो नहीं रही हो ना? नहीं नहीं, तुम आ जाना, हम डिनर साथ करेंगे। शाम को गीतिका पहुँच गई। उस दिन तो वह और दिनों से भी ज़्यादा स्मार्ट और सुंदर लग रही थी। अमन को उसे सुप्रिया से मिलाते हुए भी शर्म आ रही थी। फिर खुद को ही धिक्कारने लगा कि क्या सोच रहा है वह। तभी सुप्रिया ड्राइंग रूम में आ गई। सुप्रिया, यह है गीतिका, यह मेरे साथ इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ती थी। सुप्रिया का परिचय कराते हुए अमन ने गीतिका के चेहरे का भाव साफ पढ़ लिए। वह जैसे कह रही हो कि यही है वह जिसके लिए तुमने मुझे ठुकरा दिया। वह थोड़ी देर तक हैरानी से सुप्रिया को देखती रही। बैठिए ना, खड़ी क्यों हैं आप? सुप्रिया की आवाज़ सुनकर वह चौकन्नी हुई। सुप्रिया और गीतिका की पर्सनैलिटी में ज़मीन आसमान का अंतर था। दोनों की बातचीत में कुछ भी कॉमन नहीं था, इसलिए ज़्यादा बातें अमन व गीतिका के बीच ही होती रहीं। पर साफ दिल सुप्रिया ने इसे अन्यथा नहीं लिया। खाना खाकर गीतिका जाने लगी तो अमन कार की चाबी उठाते हुए बोला, सुप्रिया, मैं गीतिका को घर छोड़ आता हूँ। अपने बातों में उलझे अमन व गीतिका कार में चुप थे। तभी अमन अचानक बोल पड़ा, गीतिका, सुप्रिया पहले बहुत खूबसूरत थी पर उसे ना सजने संवरने, ना पहनने ओढ़ने और ना ही पढ़ने लिखने का शौक है। किसी भी बात का शौक नहीं रहा उसे कभी। गीतिका ने जवाब दिया। बहुत कोशिश की उसे बदलने की, बहुत समझाया, पर वह समझती ही नहीं। थक हार कर मैं भी चुप हो गया। क्या खूबसूरती ही सब कुछ होती है? अमन, गीतिका का स्वर इतना थका था जैसे मीलों की दूरी तय करके आया हो। अमन उसके थके स्वर के मतलब को समझ रहा था। वह चुप हो गया। फिर थोड़ी देर दोनों चुप रहे। फिर एकदम से गीतिका बोली, बातों से समझा कर नहीं मानती तो कुछ करके समझाओ। जब तक दिल पर चोट नहीं लगेगी तब तक नहीं समझेगी। जब तक कुछ खो देने का डर नहीं होगा तब तक कुछ पाने की कोशिश नहीं करेगी। अमन चुप रहा। गीतिका की बात को समझा, कुछ नहीं। तभी उसने कार एक जगह रोक दी। यहाँ कहाँ रोक दी कार? आइसक्रीम खाने के लिए। तुम्हें आइसक्रीम बहुत पसंद है ना? और वह भी आइसक्रीम पार्लर में खाना तुम्हें याद है अभी तक? गीतिका संजीदगी से बोली, हाँ क्यों नहीं, दोस्तों की आदतें भी कोई भूलता है क्या? चलो उतरो। अमन कार का दरवाजा खोलते हुए बोला। दोनों उतर कर आइसक्रीम पार्लर में चले गए। उन्हें पता ही नहीं चला कि काफ़ी समय हो गया। फिर गीतिका को छोड़कर जब अमन घर पहुंचा तो सुप्रिया उसके इंतजार में चिंतित सी बैठी थी। उसे देखते ही बोली, बहुत देर कर दी, मोबाइल भी आप घर पर भूल गए थे। हाँ, देर हो गई। दरअसल आइसक्रीम खाने रुक गए थे। गीतिका को आइसक्रीम बहुत पसंद है। आइसक्रीम तो हमेशा घर पर रहती है, घर पर ही खिला देते। सुप्रिया का स्वर हमेशा से अलग, कुछ झुंझलाया हुआ था। अमन ने चौंक कर सुप्रिया के चेहरे पर नजर डाली। उसके स्वभाव के विपरीत हल्की सी ईर्ष्या का छाया नजर आई। बोला, उसे आइसक्रीम पार्लर में ही खाना पसंद है। और फिर बातचीत में भी देर हो गई और फिर कपड़े बदलने लगा। सुप्रिया थोड़ी देर खड़ी रही, फिर बिस्तर पर लेट गई। कपड़े बदलकर अमन भी बिस्तर पर लेट गया।
नींद उसे भी नहीं आ रही थी, पर उसे आश्चर्य हुआ कि हमेशा लेटते ही घोड़े बेचकर सो जाने वाली सुप्रिया आधी रात तक करवटें बदलती रही। अमन को गीतिका की बात याद आ गई कि जब तक दिल पर चोट नहीं लगेगी, कुछ होने का डर नहीं होगा, तब तक कुछ पाने की भी कोशिश नहीं करेगी। अब अमन अक्सर ऑफिस से घर आने में कुछ देर करने लगा। कभी उससे कुछ भी ना पूछने वाली सुप्रिया अब कभी कभी उससे देर से आने का कारण पूछने लगी। वह भी लापरवाही से जवाब दे देता। गीतिका को कुछ शॉपिंग करनी थी तो उसके साथ चला गया था। उसके पति तो यहाँ पर है ही नहीं। अभी और फिर से प्रिया के चेहरे के भाव देखना नहीं भूलता। वह देखता कि गीतिका का नाम सुनकर सुप्रिया का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता। अमन को खो देने का डर कभी पैदा ही नहीं हुआ। मन में तो आंसू आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब अक्सर ही यही होने लगा। अमन किसी न किसी कारण से देर से घर आता। छुट्टी वाले दिन भी कहीं निकल जाता, कभी कभी शाम को भी निकल जाता और खाना खाकर घर पहुंचता। सुप्रिया के पूछने पर कह देता कि गीतिका के साथ था। सुप्रिया कसमसा जाती पर कुछ कह नहीं पाती और खुद की तुलना गीतिका से करने लगती। कब कहाँ किस मोड़ पर छोड़ दिया उसने पति का साथ, वह आगे निकल गया और वह वहीं पर खड़ी रह गई। वापस आकर अमन मुंह फेर कर सो जाता और वह तकिए में मुंह गड़ाए आंसू बहाती रहती। ऐसा तो कभी नहीं हुआ उसके साथ। उसने इस नज़र से कभी सोचा ही नहीं। अमन के लिए अमन को खो देने का डर कभी पैदा ही नहीं हुआ। मन में तो आंसू आने का सवाल ही पैदा नहीं। घर, बच्चे, सास ससुर की सेवा, घर का काम और पति की देखभाल, जीवन यहीं तक सीमित कर लिया था उसने। पति इसके अलावा भी कुछ चाहता है, इस तरफ तो उसका कभी ध्यान ही नहीं गया। सुप्रिया छटपटा जाती। दिल करता झंझोड़ कर पूछे अमन से, क्यों कर रहे हो ऐसा? गीतिका क्या लगती है तुम्हारी? पर पता नहीं क्यों कारण जैसे उसकी समझ में आ रहा था। गीतिका के व्यक्तित्व के सामने वह अपने आप को छोटा महसूस कर रही थी। एक दिन रविवार को सुप्रिया तैयार होकर घर से निकल गई। गीतिका खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। तभी घंटी बजी। उठी। गीतिका ने दरवाज़ा खोला तो सुप्रिया को खड़ा देखकर चौंक गई। पूछा, सुप्रिया तुम यहाँ इस समय? अमन कहाँ है? वे घर पर नहीं थे तो मैं तुमसे मिलने आई हूँ गीतिका। सुप्रिया सहमी हुई सी बोली। सुप्रिया के बोलने के अंदाज पर गीतिका को उस पर दया सी आ गई। हाँ हाँ अंदर आओ ना। वह उसका हाथ पकड़कर खींचती हुई अंदर ले आई। बैठो सुप्रिया। कुछ देर चुप रही। कभी गीतिका का चेहरा देखती तो कभी नीचे देखने लग जाती। तब ही गीतिका ने कहा, घबराओ मत सुप्रिया, कहो क्या बात है? वो आजकल अमन कुछ बदल से गए हैं। बोलते बोलते वो रुक सी गई, फिर बोल पड़ी, जब से तुम आई हो तब से। ये सुनकर गीतिका जोर से हंस पड़ी। बे अक्सर घर से गायब होते हैं, तुम्हारे पास आते हैं। कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम तो शादीशुदा हो गीतिका, मुझसे मेरा पति मत छीनो। गीतिका हंसते हंसते चुप हो गई। थोड़ी देर चुप रहकर फिर बोली, तुम्हारा पति मैंने नहीं छीना, तुमने खुद उसे अपने से दूर कर लिया है। मैंने कैसे कर दिया है? वे आजकल तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम्हारे साथ पिक्चर जाना, तुम्हें शॉपिंग कराना, तुम्हारे साथ घूमना, ना बच्चों पर ध्यान देते हैं ना घर पर। सुप्रिया, सबसे पहले तो इस बात का विश्वास करो कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच। ऐसा कुछ होता तो बहुत पहले हो जाता, तब तुम अमन की जिंदगी में ना होती। हम दोनों के बीच दोस्ती से अधिक कुछ नहीं। वह कभी कभी मेरी मदद के लिए जरूर आता है, पर हमेशा मेरे साथ नहीं होता। फिर कहाँ जाते हैं अमन? अब यह तो अमन ही जाने कि वह कहाँ जाता है, लेकिन क्यों जाता है यह मैं समझ सकती हूँ। क्यों जाते हैं? सुप्रिया चंबित सी गीतिका को देखते हुए बोली। सुप्रिया, शिक्षा का मतलब डिग्री लेना ही नहीं होता, नौकरी करना ही नहीं होता। एक गृहिणी होते हुए भी तुमने ऐसा कुछ किया जो सिर्फ खुद के लिए किया हो। अब वह जमाना नहीं रहा सुप्रिया, जब कहते थे कि पति के दिल पर राज करना है तो पेट से रास्ता बनाओ, मतलब कि अच्छा खाना बनाओ। अब खाना बनाना आए या ना आए, पर पति के दिल को समझना जरूर आना चाहिए। अब एक गृहिणी की प्राथमिकताएं भी बहुत बदल गई हैं। क्यों नहीं तुमने खुद को बदल
बदला। समय के साथ कभी अमन की बगल में खड़े होकर देखा है खुद को? तुमने अमन एक खूबसूरत, उच्च शिक्षित व सफल पुरुष है, और तुम खुद कहाँ हो? न तुमने अपनी शिक्षा बढ़ाई, न तुमने अपने रख रखाव पर ध्यान दिया, न पहनावे पर, न अपना सामान्य ज्ञान बढ़ाने पर। तुम्हारा उच्च शिक्षित पति तुम्हारे साथ आखिर बात भी करे तो किस विषय पर? वह समय अब नहीं रहा सुप्रिया जब उच्च शिक्षा पतियों की पत्नियां अनपढ़ भी हुआ करती थी। गीतिका कुछ देर चुप रही, फिर बोली, नौकरी करना जरूरी नहीं है। क्या तुमने किचन से बाहर निकलकर कभी कुछ सोचा? अमन का मन नहीं करता कि उसके दोस्तों की पत्नियों की तरह उसकी पत्नी भी स्मार्ट व शिक्षित दिखे। इतना वजन बढ़ा लिया है तुमने, इस बेडोल शरीर को ढोना तुम्हें क्या अच्छा लगता है? तुम अच्छी पत्नी तो बनी सुप्रिया, पर अच्छी साथी न बन सकी। अपने पति की सोचो सुप्रिया, कई लड़कियों को ठुकरा कर अमन ने तुम्हें पसंद किया था। कहाँ खो गई वह सुप्रिया जिसे वह दीवानों की तरह प्यार करता था? गीतिका की बातें सुनकर सुप्रिया को याद आने लगा कि ऐसा कुछ अमन भी कहता था उसे। कई तरह से कई बातें समझाना चाहता था, पर उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया उन पर। अमन की बातें कभी समझ में ही नहीं आई, पर गीतिका की बातें उसके कहने के अंदाज से समझ में आ रही थी। गीतिका उसे चुप देखकर फिर बोली, सुप्रिया, आज यह बात स्त्रियों पर ही नहीं पुरुषों पर भी समान रूप से लागू होती है। स्मार्ट और शिक्षित स्त्री भी अपने पति से यही सब गुण देखना पसंद करती है। बड़ी उम्र की महिलाएं भी आज अपने प्रति उदासीन नहीं हैं, वे अपने रख रखाव के प्रति सजग हैं। बेडोल पति तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगता, फिर पुरुष की तो यह फितरत है। आखिर वो तुम्हारा पति है और उसके भी कुछ अरमान है, तो मैं अब क्या करूं गीतिका? सुप्रिया हताश सी बोली, करना चाहोगी तो सब कुछ आसान लगेगा। पहले तो घर के पास वाला जिम ज्वाइन कर लो और ये तरह तरह के पकवान बनाना थोड़ा कम करो। रोज का अखबार पढ़ो, टीवी पर समाचार सुनो, बाहर के हर कार्य के लिए बेटे और अमन पर निर्भर मत रहो, खुद करो। इन सब बातों से विश्वास बढ़ता है और विश्वास बढ़ने से व्यक्तित्व निखरता है, और व्यक्तित्व के निखरने से पति पर अधिकार भावना खुद आ जाएगी। गीतिका की बात सुनकर सुप्रिया खुद में गुम हो गई। फिर खुद से एक वादा सा करते हुए बोली, मुझे माफ करना गीतिका, मैंने तुम्हें गलत समझा। मैं आज ही से तुम्हारी बात पर अमल करूंगी। बस एक बात की उम्मीद कर सकती हूँ तुमसे। हाँ, क्यों नहीं? हमारी इस मुलाकात के बारे में अमन को पता ना चले, कभी पता नहीं चलेगी। मुझ पर विश्वास करो तुम। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि किसी भी कारण से तुम दोनों के बीच दूरी आए। हमारी यह मुलाकात कभी किसी को पता नहीं चलेगी। तुम बेफिक्र होकर घर जाओ। सुप्रिया घर आ गई। घर लौटते हुए जिम में बात करने आई। 3 महीने का पैकेज था। जिम चलाने वाले ने शर्तिया 10 किलोग्राम वजन घटाने का वादा किया था। उसे एक डाइट चार्ट भी दिया कि उसे सख्ती से इसका पालन करना होगा। अमन से बिना कुछ बोले सुप्रिया अपने अभियान में जुट गई। सच है, कोई कितना भी बदलना चाहे किसी को तब तक नहीं बदल सकता जब तक कोई खुद ना बदलना चाहे। अब सुप्रिया का नियम बन गया था रोज अखबार पढ़ना और टीवी पर समाचार सुनना। उसने अखबार वाले से कहे कई पत्रिकाएं भी लगा ली थी। घर की साफ सफाई और पकवान बनने कुछ कम हो गए थे, पर किसी के जीवन पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा। सुप्रिया की जिंदगी बदलने लगी थी। अब वह अक्सर किसी न किसी काम से घर से निकल जाती, इससे खुद को तरोताज़ा महसूस करती। बाहर के काम खुद करने से उसे संतुष्टि महसूस होती, जिससे उसमें आत्मविश्वास आना शुरू हो गया था। अमन उसमें धीरे धीरे आने वाले परिवर्तन को देख रहा था, पर सोच रहा था कि थोड़े दिन की बात है जो उसकी बेरुखी की वजह है। शायद सुप्रिया में आ गया हो, थोड़े दिनों में अपने फिर पुराने ढर्रे पर आ जाएगी। लेकिन सुप्रिया अपनी उसी दिनचर्या पर कायम रही। 3-4 महीने होते होते उसका वजन 10 किलोग्राम कम हो गया। बदन के उतार चढ़ाव की प्रखरता फिर अपनी मौजूदगी का एहसास कराने लगी। चेहरे की चर्बी घटकर कसाव आने से चेहरा कांतिमय हो गया। उसकी बड़ी बड़ी झील सी आंखें जो चर्बी बढ़ने से छोटी हो गई थी, फिर से अपनी गहराई नापने लगी। अमन देखता कि अक्सर वह खाली समय में पत्रिकाएं पढ़ते हुए मिलती या फिर बच्चों से कंप्यूटर सीखने का प्रयास करती। वह अमन को फ़ोन पर किसी से बातें करते हुए सुनता तो उसे सुप्रिया के लहजे व बातचीत पर हैरानी होती। उसकी बातचीत का अंदाज तक बदल चुका था।
एक दिन उसने पार्लर जाकर अपने पूंछ जैसे बाल भी कटवा लिए। कंधों तक लहराते बालों में जब उसने शीशे में अपना चेहरा देखा तो खुद को ही नहीं पहचान पाई। उसने कटे बालों का रबड़ बैंड से बांधा और घर आ गई। दूसरे दिन उन्हें सब परिवार चाचा के घर जाना था। बच्चे तैयार होकर बाहर निकल गए थे। अमन भी तैयार होकर बाहर निकला। कार बैक करके खड़ी की। सुप्रिया के बाहर आने का इंतज़ार करने लगे। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद सुप्रिया को देर करते देख वह उसे बुलाने अंदर चला गया। कहाँ हो सुप्रिया, कितनी देर लगा रही हो, जल्दी करो, देर हो रही है, कहता हुआ वह बेडरूम में चला गया। वो उसने देखा चूड़ीदार सूट पहने एक सुंदर व स्मार्ट सी युवती अपने कंधों तक लहराते बालों पर कंघी फेर रही है। सुप्रिया आवाज़ सुनकर सुप्रिया ने पलट कर देखा। सुप्रिया, यह तुम हो? अमन उसे खुशी मिश्रित आश्चर्य से देख रहा था। उसे सामने देखकर सुप्रिया ऐसे शर्मा रही थी जैसे कल ही शादी हुई हो। अमन उसके करीब आ गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा कि यह तुम हो। तुम्हें देखकर तो आज 10-12 साल पहले के दौर में पहुंच गया। कितनी सुंदर लग रही हो। वह उसकी झील सी गहरी आंखों में डूबती लगाते हुए बोला, चलो हटो, ऐसे ही बोल रहे हो, बहुत सताया आपने मुझे। सच कह रहा हूँ सुप्रिया, प्यार तो मैं तुम्हें हमेशा ही करता था, पर पति पत्नी को एक दूसरे को प्यार करने के लिए प्यार के माध्यम कभी कम नहीं होने देने चाहिए। वह उसे बाहों में कसते हुए बोला, आज तो दिल बहलने को कर रहा है। मुझे माफ़ कर दो अमन, मैंने आपकी बातें समझने में बहुत देर कर दी। कोई बात नहीं, आखिर समय समझ तो गई, पर अब मेरा चाचा जी के घर जाने का मूड नहीं है। क्यों ना बच्चों को भेज देते हैं। अमन शरारत से उसके कान के पास मुंह लाकर बोला, ठीक है। अमन की बात समझ खिलखिलाती हुई सुप्रिया ने अपनी बाहें अमन के गले में डाल दी और बच्चों को चाचा जी के यहाँ भेजने के बाद वो दोनों सिनेमा देखने चले गए। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? ये कहानी यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का आइकन है उस पर टच करके ऑल नोटिफिकेशन को टच जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी और अगली मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ SST मोटिवेशन।